एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज काव्या अग्रवाल। तो आज बारी है हमारे गवर्नमेंट बजट के PYQs की। सो हम लोग कवर करेंगे हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर गवर्नमेंट बजट। तो एग्जाम में 6 नंबर का ये चैप्टर है, ठीक है। 2 MCQs बनते हैं और 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन बनाते हैं, या फिर हो सकता है 3 नंबर का क्वेश्चन दे और 3 नंबर के हमारे MCQs हो। तो जो भी सिंपल चैप्टर है 6 नंबर का है, तो 6 नंबर हम अपने यहाँ से कवर कर लेंगे। अगर आपको चैप्टर समझना है, टॉपिक्स क्लियर करने हैं, तो मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, वो आप चेक कर सकते हो, चैप्टर पढ़ लोगे वहां से। बाकी क्वेश्चंस हम लोग आज की इस वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन है, इलैबोरेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इन द गवर्नमेंट बजट। सो गवर्नमेंट बजट का एक ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो हमें एक्सप्लेन करना है। सो अगर आपको क्विकली मैं आइडिया दूँ रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में होता क्या है, तो बेसिकली यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो हमारी रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है, रीअरेंज करती है, ताकि गवर्नमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो जाएं। वो 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक तो सोशल ऑब्जेक्टिव यानी कि सोसाइटी का वेलफेयर हो, और दूसरा गवर्नमेंट का इकोनॉमिक मोटिव यानी कि प्रॉफिट अर्न हो पाए, ठीक है। सो उसमें गवर्नमेंट क्या करती है, 2 तरीके हैं रीएलोकेशन के। यही लिखा है कि सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, रिसोर्सेज को रीएलोकेट करती है। जिसमें पहला होता है हमारा टैक्सेशन पॉलिसी। गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं जैसे कि सिगरेट्स हैं या फिर टबैको है, उस पर क्या करती है, टैक्स लगाती है, ठीक है। तो टैक्स लगाएंगे ऑन हार्मफुल प्रोडक्ट्स टू डिस्करेज देयर प्रोडक्शन, और सब्सिडीज देते हैं अच्छे प्रोडक्ट्स पे, हेल्दी प्रोडक्ट्स पे। एंड सब्सिडीज में प्रोवाइडेड ऑन दी प्रोडक्शन ऑफ सोशली यूजफुल प्रोडक्ट्स, ठीक है। सो ये पहला पॉइंट। दूसरा आता है, गवर्नमेंट में डायरेक्टली अंडरटेक प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन गुड्स, यानी कि पब्लिक गुड्स का कॉन्सेप्ट। पब्लिक गुड्स क्या है, वो गुड्स जो कि सिर्फ गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई भी प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, ठीक है। जैसे कि सैनिटेशन फैसिलिटीज, डिफेंस हो गया, ठीक है। पब्लिक गुड्स में हमारा स्ट्रीट लाइट हो गई, ये सब किस में आएगा, पब्लिक गुड्स में आएगा, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। एंड वेयर प्राइवेट सेक्टर में नॉट बी विलिंग टू पार्टिसिपेट इन प्रोडक्शन एक्टिविटीज, तो वो गुड्स जिसमें प्राइवेट सेक्टर पार्ट नहीं ले सकता, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर वर्क्स फॉर प्रॉफिट, ठीक है। सो ये 2 पॉइंट्स हमारे आते हैं रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में, ठीक है जी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा है, डिस्कस ब्रीफली हाउ द गवर्नमेंट बजट कैन बी यूज्ड एज एन इफेक्टिव टूल इन द प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। सो गवर्नमेंट बजट किस तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प कर सकता है, वो आपको यहाँ पे बताना है। सो सिंपल चीज़ है कि गवर्नमेंट हर साल अपने बजट में कुछ ना कुछ पोर्शन, एक मेजोरिटी पोर्शन एक्सपेंडिचर किस पे रखती है, एजुकेशन पे रखती है, एम्प्लॉयमेंट पे रखती है, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट भी यूज हो सकता है एज एन इफेक्टिव टूल, जिसके थ्रू हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पे, जैसे हो सकता है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस, एक्सपेंशन ऑफ रोड्स, जिससे क्या होता है, अलग अलग सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए जॉब्स क्रिएट होती हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में ऑफ कोर्स लोग लगेंगे, अलग अलग लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है। और एक और पॉइंट है, इन रूरल एंड अर्बन एरियाज गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड जॉब्स थ्रू वेरियस एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स। तो गवर्नमेंट की अलग अलग पॉलिसीज भी होती हैं, जिसके थ्रू गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट के जो अपने खुद के डिपार्टमेंट्स होते हैं, ऑफिसेज होते हैं, वहां पे भी गवर्नमेंट वैकेंसीज ओपन करती है, जैसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब्स। तो उसके थ्रू भी गवर्नमेंट क्या कर रही है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, ठीक है। ओके, देन नेक्स्ट है, कंपेयर द ट्रेंड्स डिपिक्टेड इन द फिगर्स गिवन बिलो। सो इसमें आपको कंपैरिजन करना है। तो बेसिकली हमें गिवन क्या है, गिवन है हमें इसमें, पहली इमेज में हमें गिवन है ट्रेंड्स इन फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। सो हमें ये जो ब्लू वाला बार गिवन है, ये तो अप्रैल नवंबर 2019 का है। फिर पिंक वाला बार गिवन है अप्रैल नवंबर 2020 का, और ग्रीन वाला है अप्रैल नवंबर 2021। तो 3 साल का आपको डेटा बताया है, फिस्कल डेफिसिट एंड प्राइमरी डेफिसिट, ठीक है। और दूसरी इमेज में हमें फिस्कल डेफिसिट का परसेंटेज बताया हुआ है, अगेन 3 साल का, ठीक है। तो आपको इसको कंपेयर करके लिखना है। सो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसका एक बार एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि फिस्कल डेफिसिट इन 2020 इंक्रीज्ड टू 10.8 लाख करोड़ फ्रॉम 8.1 लाख करोड़ इन 2019। सो 2019 में फिस्कल डेफिसिट था 8.1 का, ठीक है। इंक्रीज हो गया, कितना हो गया, 10.8 हो गया। और 2021 में कम हो गया 7 लाख पे,
ठीक है, तो वो पॉइंट बता दिया है। दूसरा, अगर हम प्राइमरी डेफिसिट की बात करें तो प्राइमरी डेफिसिट 2019 में था 4.7, इंक्रीज होके 6.9 लाख करोड़ हो गया, और बाद में 2021 में डिक्रीज हो गया 2.4। तो वही पॉइंट यहाँ पे सेकंड नंबर पे लिखा है। ठीक है, दूसरी इमेज की बात करें तो इसमें हमें सिर्फ फिजिकल डेफिसिट की परसेंटेज बताई है। सो इसमें देख सकते हो कि 2020 में, ये वाला 2020 का कर्व है, ठीक है, ये वाला जो 2020 का बार है, सो 2020 में फिजिकल डेफिसिट बढ़ गया था, 135.1% हुआ, और बाद में 2021 में कम होकर कितना हो गया, 46.2। ठीक है, तो बस आपको सिंपल देखना है कि गिवन क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली हमें यहाँ पे पॉइंट्स लिख देना है। ठीक है, ये डन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट। हमें रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में डिफरेंस लिखना है। सो देखो, रिसीट्स दो तरह के होते हैं गवर्नमेंट बजट में, एक तो रेवेन्यू, दूसरा कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट्स कौन सी होती हैं, वो रिसीट्स जो कि रेगुलर नेचर पे गवर्नमेंट को रिसीव होती है ना, रेगुलर नेचर की इनकम है। और कैपिटल रिसीट होती है जो कि कभी कभी होने वाली इनकम है, इरेगुलर है, नॉन रिकरिंग है। ठीक है, दूसरा, अगर हम इसका एसेट लाइबिलिटी के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू रिसीट्स वो हैं, रेवेन्यू रिसीट्स की डेफिनेशन है वो रिसीट्स विच नीदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी, ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही कोई एसेट कम हो रहा है गवर्नमेंट का। ठीक है, ध्यान रखना जहां पे भी रेवेन्यू आएगा ना वहां पे नीदर नॉर का केस चलता है। ठीक है, और कैपिटल रिसीट्स होते हैं वो रिसीट्स जो या तो इधर क्रिएट लाइबिलिटी या फिर एसेट्स कम करती है गवर्नमेंट के। सो कैपिटल के केस में इधर और चलता है, इधर और। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होंगे रेवेन्यू रिसीट के, जैसे कि टैक्सेस, डिविडेंड रिसीव्ड फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज, या फिर कोई फीस रिसीव हो रही है गवर्नमेंट को, तो वो सब गवर्नमेंट के डायरेक्ट रेवेन्यू रिसीट्स का पार्ट होता है। ठीक है, कैपिटल रिसीट की अगर हम बात करें तो कैपिटल रिसीट्स में आ सकती है जैसे कि बोरोइंग्स। ठीक है, बोरोइंग्स हो गई, डिसइन्वेस्टमेंट्स हो गए, तो इससे क्या होता है, या तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है या फिर एसेट कम हो जाता है। ठीक है, चलो, इसके बाद डिफरेंस लिखना है बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो बहुत सिंपल, डायरेक्ट टैक्स कौन से टैक्स होते हैं, जिसमें हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। ठीक है, हम बात करते हैं वेल्थ टैक्स की, कॉर्पोरेट टैक्स। सो डायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन के इनकम या प्रॉपर्टी पे लगाया जाता है। ठीक है, इनकम या प्रॉपर्टी पे चार्ज होता है, और उसका बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते, मतलब जिस पर्सन की इनकम है उसी पर्सन को अपनी इनकम पे टैक्स देना होगा, है ना। कोई मिस्टर ए अगर है, इनकी इनकम है अगर कुछ भी, तो वही तो टैक्स देंगे अपनी इनकम पे, किसी और से थोड़ा टैक्स लेंगे। तो टैक्स किसको दिया जाता, टैक्स कौन देता है, जिसकी इनकम है। तो इसका जो बर्डन है, डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जो है, वो शिफ्ट नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि इनकम टैक्स। लेकिन बात करें इनडायरेक्ट टैक्सेस की, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन आप शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने कोई भी, सपोज किसी, आपने शोरूम से कुछ परचेज किया, ठीक है, कोई जैकेट परचेज करी, तो वो जब बिल देते हैं तो उसमें टैक्स भी ऐड होके दिया जाता है ना, टैक्स ऐड करके देते हैं, तो आपको टैक्स भी पे करना होता है एज अ कस्टमर। बट वो जो लाइबिलिटी है टैक्स पे करने की, वो किसकी थी, उस शॉपकीपर की, उस शोरूम वाले की। बट टैक्स पे कौन कर रहा है एक्चुअल में, कस्टमर। तो बर्डन शिफ्ट हो गया ना। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो बर्डन है पे करने का, वो शिफ्ट हो सकता है, जैसे कि जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स में एक ही टैक्स है, जीएसटी। ठीक है, ओके, चलो, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है न्यूमेरिकल, कैलकुलेट करना है हमें। एक तो हमें निकालना है फिजिकल डेफिसिट, दूसरा हमें कैलकुलेट करना है प्राइमरी डेफिसिट। जल्दी से निकालते हैं। सबसे पहले फिजिकल डेफिसिट का अगर फॉर्मूला देखें तो शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, जिसमें हम एक्सक्लूड करते हैं बोरोइंग्स को। ठीक है, अब टोटल एक्सपेंडिचर इसमें आप लेते हो एक तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो लिख देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और टोटल रिसीट्स में लेते हैं एक तो रेवेन्यू रिसीट्स, और दूसरी हम लेते हैं कैपिटल रिसीट, जिसमें हम बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करते हैं, यानी कि हमें लेना है नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया है 15 का। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें डायरेक्टली गिवन नहीं है, हमें रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है। तो अगर रेवेन्यू डेफिसिट को यूज करके हम एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, डेफिसिट है 10 का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें नहीं पता, और रेवेन्यू रिसीट्स हैं 20 की। तो ये आपका 30 का तो आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं 30। रेवेन्यू रिसीट्स है क्वेश्चन में 20, और बोला है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स आर 50% ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स। सो रेवेन्यू रिसीट्स हैं 20,
50% यानी कि जस्ट हाफ, तो 10 रुपए की हमारी नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स आएंगी 10 की। ठीक है, तो इसको कर देते हैं, 15 + 30 इज 45, 45 - 30 दैट इज 15 रुपीज करोड़। ये आ गया हमारा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट आ गया। उसके बाद आपको निकालना है प्राइमरी डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट। फिजिकल डेफिसिट आया है 15, और इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है 4 का। तो ये आ गया 11 लाख, सॉरी 11 करोड़ का प्राइमरी डेफिसिट आंसर। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, ये डन। देन इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एक ऑब्जेक्टिव था। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हम बात करते हैं बेसिकली जो इकोनॉमी में प्राइजेस हैं वो स्टेबल रहे, फ्लक्चुएट ना करें, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन भी ना हो, बहुत ज़्यादा डिफ्लेशन भी ना हो। तो प्राइस को स्टेबल रखने के लिए भी गवर्नमेंट बजट काम आता है। तो इसका आंसर ही सीधा सीधा हम पढ़ लेते हैं। देखो इसमें लिखा है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मींस एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन प्राइजेस। प्राइजेस बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, उसको हमें खत्म करना है। ठीक है, सच फ्लक्चुएशंस क्रिएट अनसर्टेनिटीज इन द इकोनॉमी। ठीक है, सो गवर्नमेंट बेसिकली ये जो फ्लक्चुएशंस हैं प्राइस में, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन है, उसको भी करेक्ट कर सकता है थ्रू टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन्फ्लेशन कब होता है? इन्फ्लेशन तब होता है जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होती है एग्रीगेट सप्लाई से। तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन हमें देखने के लिए मिलती है कि जब भी डिमांड बहुत ज्यादा होगा, सप्लाई इतना है नहीं, तो प्राइस बढ़ने लगेंगे, इन्फ्लेशन हो जाएगा। ठीक है, अब उस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट अपना खर्चा कम कर देती है। गवर्नमेंट अगर एक्सपेंडिचर कम करेगी तो एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट कम जनरेट होगा तो लोगों के पास इनकम भी कम आएगी, और इनकम कम आएगी तो लोग डिमांड भी कम करेंगे, और इन्फ्लेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, और डिफ्लेशन की बात करें, जब प्राइसेस बहुत ज़्यादा डाउन जा चुके हैं तो गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाती है, एक्सपेंडिचर इंक्रीज करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी, जिससे क्या होगा? डिमांड बढ़ती है और डिफ्लेशन सही हो जाता है। ठीक है, सो इस तरह से गवर्नमेंट अपने बजट को यूज करती है। सो इन्फ्लेशन के टाइम पे तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम करेगी। ठीक है, और डिफ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपना खर्चा बढ़ाएगी। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि सरप्लस बजट का यूज किया जाता है ड्यूरिंग इन्फ्लेशन। है ना, एक्सपेंडिचर कम है तो मतलब सरप्लस बजट यूज होगा, और डिफ्लेशन के टाइम पे हम एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं यानी कि डेफिसिट बजट का यूज किया जाता है ड्यूरिंग डिफ्लेशन। ओके, तो इस तरह से आपको ये पॉइंट लिखना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट है, अंडर द आयुष्मान भारत स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री मेडिसिन टू द इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन। गवर्नमेंट क्या कर रही है इस आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर? जो बैकवर्ड एरियाज है उनमें फ्री मेडिसिन प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, हमें बताना है, आइडेंटिफाई एंड डिस्कस द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। कौन सा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो बताना है, उसको एक्सप्लेन करना है। तो देखो, अगर गवर्नमेंट फ्री मेडिसिन दे रही है तो वो एक रेगुलर नेचर का काम है। ठीक है, रेगुलर नेचर का काम है, ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है ना ही कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, इसीलिए ये हमारा एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर होता है, इट डज नॉट लीड टू एनी क्रिएशन ऑफ एसेट्स। ना तो कोई एसेट्स क्रिएट होते हैं, ना ही कोई लाइबिलिटी कम होती है। तो उस खर्चे को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, बहुत सिंपल। देन इसके बाद टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट में बी कैटेगराइज्ड अंडर 2 हेड्स। तो टैक्स रेवेन्यू 2 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स। इस पे हमने अभी बात कर ली। आपको यही दोनों हेड्स को एक्सप्लेन करना है। तो देखो थोड़ा सा और देख लेते हैं डिफरेंस अच्छे से। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स बेसिस आपको गिवन है। सबसे पहले इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में लिखा है डायरेक्ट टैक्स आर लेवीड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनी। तो इंडिविजुअल और कंपनी पे लगाया जाता है ये टैक्स। लेकिन अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो ये गुड्स और सर्विसेज पे लगता है। ठीक है, शिफ्ट ऑफ बर्डन की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है इट कैनॉट बी शिफ्टेड, मतलब जिस पर्सन का टैक्स है वही पर्सन टैक्स पे करेगा। बट इनडायरेक्ट के केस में जो शिफ्ट है, सॉरी जो बर्डन है वो हम शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेचर अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स प्रोग्रेसिव होता है इन नेचर। मतलब कि अगर इनकम बढ़ेगी, इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी आपका टैक्स रेट भी बढ़ता जाएगा, प्रोग्रेसिव है। बट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे हैं? प्रोपोर्शनल है। ओके, कवरेज की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट टैक्स की कवरेज लिमिटेड होती है। मतलब जिन लोगों की अच्छी इनकम होगी उन्हीं को टैक्स पे करना होता है, एक स्लैब रेट होता है,
तो इनकम के अकॉर्डिंगली आप टैक्स पे करते हो, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की रीच कैसे है, वाइड है, क्योंकि अगर आप कोई भी गुड परचेज करोगे तो उस पर टैक्स तो ले देना पड़ेगा, अब चाहे इनकम से फर्क नहीं पड़ता। गुड अगर टैक्स रेट में आ रहा है तो आपको पे करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स की जो रीच है वो वाइड है, डायरेक्ट की रीच लिमिटेड है, ठीक है। ये भी डन। देन इसके बाद, the government budget of a country cannot have fiscal deficit without the existence of revenue deficit. Defend or refute. पॉइंट बोल रहा है कि गवर्नमेंट बजट में फिस्कल डेफिसिट नहीं हो सकता अगर रेवेन्यू डेफिसिट नहीं है तो। मतलब फिस्कल डेफिसिट होने के लिए रेवेन्यू डेफिसिट होना भी जरूरी है क्या? नहीं, गलत है। दिस स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। अ कंट्री में हैव फिस्कल डेफिसिट विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? रेवेन्यू डेफिसिट होता है जिसमें हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसीट्स है, ठीक है। और फिजिकल डेफिसिट में हम बात करते हैं टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रिसीट्स की, ठीक है। अब टोटल में तो हमारा कैपिटल भी आता है, कैपिटल नेचर के खर्चे भी आते हैं, और रेवेन्यू नेचर के खर्चे भी आते हैं, ठीक है। सो पॉइंट लिखा है व्हेन रेवेन्यू बजट इज बैलेंस्ड एंड कैपिटल बजट शोज अ डेफिसिट। ऐसा हो सकता है कि रेवेन्यू वाला जो पार्ट है वो तो बैलेंस्ड है, लेकिन जो कैपिटल बजट है उसमें डेफिसिट है ना। ऐसा हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू रिसीट्स तो इक्वल हैं, लेकिन हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ग्रेटर देन कैपिटल रिसीट्स है। तो अगर ये सिचुएशन होगी तो ऑफ कोर्स रेवेन्यू डेफिसिट तो नहीं होगा, लेकिन फिजिकल डेफिसिट तो हो सकता है, ठीक है। फिजिकल डेफिसिट तो हो सकता है। दूसरा पॉइंट है व्हेन देयर इज सरप्लस इन रेवेन्यू बजट। रेवेन्यू बजट में सरप्लस है, मतलब रेवेन्यू रिसीट्स ग्रेटर देन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, बट द डेफिसिट इन कैपिटल बजट इज ग्रेटर देन द सरप्लस इन रेवेन्यू बजट। लेकिन कैपिटल बजट में जो डेफिसिट है, कैपिटल बजट में जो डेफिसिट है वो ज्यादा है। वो क्या है? ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस रेवेन्यू बजट का सरप्लस। तो उस केस में भी हमें फिजिकल डेफिसिट देखने के लिए मिलेगा, बट रेवेन्यू डेफिसिट देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इसलिए स्टेटमेंट क्या है, गलत है जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। हो गया ये भी। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट करना है तो रेवेन्यू डेफिसिट और दूसरा फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। सो ठीक है, देखो रेवेन्यू डेफिसिट कैसे आएगा। रेवेन्यू डेफिसिट आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में गिवन है 3700, और रेवेन्यू रिसीट्स आपको डायरेक्टली नहीं गिवन, हमें कॉम्पोनेंट्स मिल जाएंगे, एक तो टैक्स रेवेन्यू और दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू 2000। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 1200 प्लस 2000, तो ये आएगा 3700 माइनस 3200, दैट इज 500 रुपीज का रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। 500 रुपये का रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक। इसके बाद आप निकाल दो फिजिकल डेफिसिट। तो फिजिकल डेफिसिट कैसे आती है? फिजिकल डेफिसिट आएगा टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक। टोटल एक्सपेंडिचर के लिए आपको चाहिए एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी 3700, दूसरा चाहिए हमें कैपिटल एक्सपेंडिचर जो कि है 500 रुपये का, ये प्लस, और टोटल रिसीट्स में हम लेते हैं रेवेन्यू प्लस कैपिटल। सो रेवेन्यू रिसीट्स हमने देखो यहाँ निकाली थी 1200 प्लस 2000 यानी कि 3200, और कैपिटल रिसीट्स में आप क्या क्या लोगे? कैपिटल रिसीट्स में हम लोग लेंगे एक तो हमारा रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन, और दूसरा है आपके पास डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट और रिकवरी ऑफ लोन हमारा कैपिटल रिसीट है, जिससे डेट क्रिएट नहीं होता। 145 और 120, तो 145 और 120, इसको करेंगे सॉल्व तो ये आएगा 3700 प्लस 500 इज 4200, माइनस करना है 3200 प्लस 145 प्लस 120, 3465, ठीक है। ये आएगा 735 रुपीज का हमारा फिजिकल डेफिसिट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा डन। इसके बाद नेक्स्ट अगेन आपको न्यूमेरिकल है। कैलकुलेट प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट निकालना है, फॉर्मूला होता है प्राइमरी डेफिसिट का फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, ठीक है। अभी फिजिकल डेफिसिट कैसे आएगा? तो फिजिकल डेफिसिट के लिए हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले तो इंटरेस्ट तो हमें गिवन है 20 का, ठीक है, इधर हम वैल्यू पुट कर देंगे। रेवेन्यू डेफिसिट गिवन है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स दिए हैं, टैक्स रेवेन्यू दिया है, कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, और इंटरेस्ट पेमेंट्स गिवन है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट है, सो रेवेन्यू डेफिसिट इक्वल टू
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक, रेवेन्यू डेफिसिट है 40, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमें क्वेश्चन में नहीं बताया, और रेवेन्यू रिसीट्स में आपको गिवन है टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू हमारा रेवेन्यू रिसीट का ही कॉम्पोनेंट है, 125। 125, सो 125 प्लस 40, 165 का आ गया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे निकालेंगे फिस्कल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। तो ये बनेगा टोटल एक्सपेंडिचर में एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 165 का, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर 220 का, माइनस करेंगे इसमें से हमारी रेवेन्यू रिसीट्स जो कि हैं टैक्स रेवेन्यू 125, और कैपिटल रिसीट्स में आप लोग लोगे नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स 190। ठीक है, तो ये आएगा 165 प्लस 220, 385 माइनस 125 प्लस 190, ये आएगा 315। सो 385 माइनस 315 इज 70। ठीक है, तो ये इसको यहाँ डालो, 70 का फिजिकल डेफिसिट, 20 का इंटरेस्ट, तो 50 रुपीज करोड़ का हमारा आ गया प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज द आंसर। ठीक है, ओके, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड फिजिकल डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट और फिजिकल डेफिसिट में आपको डिफरेंस लिखना है। तो देखो, सबसे पहले मीनिंग क्या होता है। मीनिंग में लिखा है रेवेन्यू डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। ठीक है, एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसीट्स। और फिजिकल में लिखा है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, इंडिकेटर की बात करें तो रेवेन्यू डेफिसिट ये शो करता है कि गवर्नमेंट अपने रेगुलर नेचर के खर्चे भी नहीं निकाल पा रहा। तो इट शोज द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एंड रेकरिंग एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने डेली बेसिस के खर्चे भी मीट नहीं कर पा रहा। और फिजिकल डेफिसिट शो करता है टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट टोटल कितना बोरो कर रही है वो शो करता है फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट और टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, सिंपल। देन इसके बाद आपसे पूछा है स्टेट द मीनिंग ऑफ प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट क्या है। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट बेसिकली शो करती है गवर्नमेंट की टोटल बोरोइंग्स को। तो प्राइमरी डेफिसिट ये शो करता है कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा बोरो करा है अपनी इंटरेस्ट पेमेंट्स को पे करने के लिए। इंटरेस्ट पे करने के लिए गवर्नमेंट ने कितना पैसा बोरो किया है। ठीक है, इंटरेस्ट के अलावा जो खर्चे हैं उनको पे करने के लिए कितना बोरो किया है। ओके, तो वो कौन शो करता है, प्राइमरी डेफिसिट शो करता है। ठीक है, आप इसमें सिंपल फॉर्मूला लिख दो, काम हो जाएगा। ओके, देन इसके बाद अगला सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन इन द डायग्राम कैटेगराइज द आइटम्स इनटू रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स विद रीजन। सो रेवेन्यू और कैपिटल में हमें इन्हें क्लासीफाई करना है। तो देखो, हमें गिवन है कॉरपोरेशन टैक्स जो कि एक रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट का कंपोनेंट क्यों है ये, क्योंकि इसमें ना तो नीदर लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही एसेट कम हो रहा है। ठीक है, ये हमें पता है। इसके बाद आपको दिया है बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स एक कैपिटल रिसीट है, क्यों, क्योंकि इससे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है गवर्नमेंट की। ठीक है, कस्टम्स की बात करें तो अगेन ये एक रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, रिकवरी ऑफ लोन की हम बात करें तो ये कैपिटल रिसीट होता है, क्योंकि गवर्नमेंट का एसेट कम होता है। जब भी गवर्नमेंट को लोन रिकवर होता है तो एसेट कम होता है। ठीक है, नॉन टैक्स रेवेन्यू इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट, ना तो कोई लाइबिलिटी बन रही है ना ही एसेट कम हो रहा है। जीएसटी ये भी रेवेन्यू रिसीट है। ठीक है, टैक्स का पार्ट है। और इनकम टैक्स भी रेवेन्यू रिसीट है, इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स। अगेन रीजन सेम ही आएगा, ना तो लाइबिलिटी बनती है ना ही एसेट कम होता है। तो आपको इसमें सिंपल सिंपल बताना है। ठीक है, ये डन। देन इसके बाद in the recent times, in the recent times, the government of India has incurred a lot of expenditure on acquisition of indigenous defense items under Make in India program. So government ने बहुत सारा खर्चा किया है डिफेंस आइटम्स पे अंडर द प्रोग्राम ऑफ मेक इन इंडिया।
ठीक है। डिस्कस द टू टाइप्स ऑफ बजट एक्सपेंडिचर विच मे बी अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के आपको दो टाइप के खर्चे बताने हैं। सो दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक तो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा होता है? नीदर क्रिएट्स एसेट नॉर रिड्यूसेस लाइबिलिटी। ठीक है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ईदर क्रिएट्स एसेट और रिड्यूसेस लाइबिलिटी। ठीक है। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ये रेकरिंग होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉन रेकरिंग होते हैं। ओके। एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का? जैसे कि सैलरी पे करना, सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया। ठीक है। इंटरेस्ट पे कर दिया अगर गवर्नमेंट ने लोन्स पे, तो वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में आते हैं जिससे एसेट क्रिएट हो रहा है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन करा है ऑफ फ्लाईओवर्स, मेट्रो। ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर लोन की रीपेमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम होती है, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में ही आता है। ठीक है। ये डन। देन इसके बाद क्वेश्चन है, स्टेट एनी टू एग्जांपल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए कि जैसे गवर्नमेंट सैलरी पे कर रही है अपने एम्प्लॉयज को, सैलरी पे टू दी एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को। ठीक है। डिफेंस का खर्चा अगर है, डिफेंस एक्सपेंडिचर। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन का खर्चा हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। इंटरेस्ट पेड, तो वो सब आप यहाँ पे इसमें से आपको कोई दो लिखने हैं। ठीक है। चलो ये डन। इसके बाद क्वेश्चन है, two friends, Deepak and Krish, were discussing the impact of increase in GST rates on luxury items as recently undertaken by the government। तो दो फ्रेंड्स हैं, दीपक और क्रिश, जीएसटी रेट्स इंक्रीज होने का वो इम्पैक्ट समझ रहे हैं ऑन लग्जरी आइटम्स। क्रिश वॉज ऑफ द व्यू दैट मोस्ट ऑफ द लग्जरी आइटम्स जैसे कि फॉरेन ट्रैवल, इंपोर्टेड सिगरेट्स एटसेट्रा शुड बी टैक्स्ड एक्सॉर्बेंटली। तो बेसिकली कृष्ण ने क्या सोचा कि जो लग्जरी आइटम्स हैं उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाना चाहिए, और वाइल द आइटम्स रिलेटेड टू डेली कंजम्पशन ऑफ पुअर एंड मिडिल क्लास शुड बी टैक्स फ्री। और जो डेली यूज के गुड्स हैं मिडिल क्लास या पुअर पीपल के लिए, उनको टैक्स फ्री कर देना चाहिए। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट बजट का। तो सिंपल सिंपल पता चल रहा है, लग्जरी आइटम्स पे तो आप लगा दो टैक्स, और जो मिडिल क्लास लोग हैं या जो पुअर पीपल हैं उनके लिए टैक्स फ्री कर दो, सब्सिडीज प्रोवाइड करो। सो कौन सा ऑब्जेक्टिव आएगा? ऑब्जेक्टिव होगा हमारा रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या फिर रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज इन दी इकोनॉमी। ठीक है। एक्सप्लेन करना है तो लिखा है इसमें, टू इंश्योर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम गवर्नमेंट में इम्पोज हायर टैक्स ऑन लग्जरी आइटम्स। दिस विल रिड्यूस द परचेजिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ रिच, and on the other hand lower or no taxes may be imposed on commodities purchased by poorer section of the society। ठीक है। इससे क्या होगा, उनको सब्सिडीज भी दे सकते हो आप, और उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी, परचेजिंग पावर बढ़ेगी, और वेलफेयर होगा और इनइक्वालिटीज कम हो जाएगी। ठीक है, वो लिखना है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, the government provides essential items like food grains almost free to the families below the poverty line। तो गवर्नमेंट एसेंशियल आइटम्स देती है ऑलमोस्ट फ्री में टू द पुअर पीपल। अगेन आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बताना है, तो सेम ही आंसर है, सेम ही चीज आपको इसमें भी लिखनी है। आंसर आएगा इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, या फिर रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी, एक ही बात है। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटी। तो अगर पॉवर्टी लाइन के नीचे जो लोग हैं, पुअर पीपल है, उन्हें अगर फ्री में फूड ग्रेन्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो उससे क्या होगा, जो गैप है बिटवीन रिच एंड पुअर वो कम हो जाएगा। तो सेम आपको पिछले आंसर की तरह ही इसमें भी आंसर लिखना है। ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट है, ट्रू और फॉल्स विथ रीजन। दिया हुआ है, हायर टैक्स ऑन हायर इनकम ग्रुप्स एम्स टू अचीव री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट। तो अगर गवर्नमेंट हायर इनकम ग्रुप्स पे ज्यादा टैक्स लगा रही है तो इसका मतलब गवर्नमेंट अपना री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला ऑब्जेक्टिव पूरा करना चाह रही है क्या? नहीं, गलत गलत, अभी पढ़ा। अगर हायर इनकम टैक्स पे, अगर हायर इनकम ग्रुप्स पे ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा है तो वो गवर्नमेंट का
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम वाला पॉइंट है, वो वाला ऑब्जेक्टिव है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत, फॉल्स। दूसरा है बोरोइंग्स आर अ रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। क्या बोरोइंग्स गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट होती है? नहीं, ये भी फॉल्स। बोरोइंग्स तो गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट है, क्यों? क्योंकि ये लाइबिलिटी क्रिएट कर रही होती है। ठीक है। तीसरा है फिस्कल डेफिसिट ऑलवेज लीड्स टू इन्फ्लेशन। सो ऑलवेज लिखा है, मतलब फिस्कल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशन क्रिएट करता है क्या? नहीं। देखो, बेसिकली फिस्कल डेफिसिट शो करता है बोरोइंग्स को। तो अगर गवर्नमेंट ने बोरो करा है कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, स्कूल डेवलप करने के लिए, कॉलेज डेवलप करने के लिए, तो उससे इन्फ्लेशन नहीं होता, उससे मनी सप्लाई नहीं बढ़ती है, वो फायदे के लिए इकोनॉमी की। ठीक है, तो हमेशा ही फिस्कल डेफिसिट इन्फ्लेशनरी हो ऐसा नहीं होता। तो यही लिखा है, फॉल्स। इफ द बोरोइंग्स आर यूज्ड फॉर सम डेवलपमेंटल पर्पस, तो इट मे नॉट बी इन्फ्लेशनरी इन नेचर। ठीक है, इन्फ्लेशनरी नहीं होगा, बट बाकी केसेस में इट मे बी इन्फ्लेशनरी, तो ऑलवेज तो नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, ये भी डन। देन इसके बाद आपको इमेज गिवन है, इसमें हमें करना क्या है? हमें इसमें कैटेगराइज करना है आइटम्स को इनटू टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीट्स। तो बहुत सिंपल है, टैक्स और नॉन टैक्स में क्लासिफाई करना है। तो देखो, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स गिवन है, ये तो भाई टैक्स रेवेन्यू हुआ। ठीक है, इंडिविजुअल का इनकम टैक्स है, ये भी टैक्स रेवेन्यू में आएगा। ठीक है, प्रॉपर्टी टैक्स है, ये भी टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है। ठीक है, मोटर व्हीकल लाइसेंस फीस गिवन है, तो ये टैक्स में नहीं आएगा, ये नॉन टैक्स में आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू। और सेल्स एंड ग्रॉस रिसीट टैक्स इज अ पार्ट ऑफ टैक्स रेवेन्यू। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या गिवन है? ये ब्लर दिख रहा है, ये हमें गिवन है फाइन्स। ठीक है, ये फाइन्स गिवन है, ये भी गवर्नमेंट का नॉन टैक्स रेवेन्यू है। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और 3 नंबर का क्वेश्चन है। देखो, इतना सा लिखने का आपको 3 नंबर मिल रहे हैं, जिस क्लासीफाई करना है। तो यही लिखा है इसमें भी, टैक्स रिसीट्स में क्या क्या है? एक तो इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सेल्स एंड ग्रॉस रिसीट टैक्स। ठीक है, और नॉन टैक्स में आएगा मोटर व्हीकल लाइसेंस फीस एंड फाइन्स। ठीक है, सिंपल, आपको कैटेगराइज करना है, एक्सप्लेनेशन भी नहीं पूछा है क्वेश्चन में। तो इतना करने के 3 नंबर है, सोचो, बहुत सिंपल। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन प्रोवाइडिंग फ्री सर्विसेज जैसे एजुकेशन और हेल्थ टू द पुअर। तो गवर्नमेंट पुअर पीपल को फ्री में एजुकेशन और हेल्थ दे रही है, हेल्थ सर्विसेज दे रही है। हमें बताना है, एक्सप्लेन हाउ द गवर्नमेंट कैन यूज द बजटरी पॉलिसी इन रिड्यूसिंग इनकम इनइक्वालिटीज। तो अगेन वही सेम पॉइंट है। तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है, फिस्कल पॉलिसी, उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो टैक्सेशन, दूसरा पब्लिक एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर हमें इनइक्वालिटीज को कम करना है, गैप को कम करना है, तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट में अडॉप्ट एन एक्सपेंडिचर पॉलिसी विच इज इन फेवर ऑफ लोअर इनकम ग्रुप्स। ठीक है, गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाएगी, फ्री सर्विसेज देगी, एजुकेशन और हेल्थ टू द पुअर, जिससे क्या होगा? उनका डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स रेट को कम कर देगी, टैक्स रेट कम करेगी तो लोगों की अफोर्डेबिलिटी के अंदर आएंगी चीजें, और जो गैप है वो कम होता जाएगा, इनइक्वालिटीज कम हो जाएंगी, डिफरेंसेस कम होंगे बिटवीन रिच एंड पुअर। ठीक है, ओके। देन इसके बाद हमें क्लासिफाई करना है रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट में विथ रीजन। तो रीजन आपको सिंपल डेफिनेशन ही लिखनी है। पहला है इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन। अगर गवर्नमेंट को लोन पे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, तो ये गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, रेवेन्यू रिसीट क्यों है? बिकॉज इट नीदर क्रिएट्स लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एसेट। ठीक है, उसके बाद है डिसइन्वेस्टमेंट रिसीट्स फ्रॉम द सेल ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। तो डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है? कि गवर्नमेंट अपनी ऑर्गेनाइजेशन, अपने एंटरप्राइज का कुछ पार्ट प्राइवेट सेक्टर को सेल कर देता है। ठीक है, तो सेल कर रहे हैं, तो ये एक कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट है। क्यों? क्योंकि इससे गवर्नमेंट के एसेट्स कम होते हैं, गवर्नमेंट ने अपनी अंडरटेकिंग का पार्ट सेल कर दिया, एसेट कम हो गया। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय द गवर्नमेंट ऑफ यूएसए फॉर प्रमोटिंग गर्ल एजुकेशन इन इंडिया। तो यूएसए की गवर्नमेंट ने इंडिया में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया है, तो ये एक रेवेन्यू रिसीट का पार्ट है, रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, रीजन सेम आएगा, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, ना ही एसेट कम हो रहा है। ओके, ये डन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, स्टेट एनी 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक गुड्स। तो पब्लिक गुड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, वो गुड्स जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है।
ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट का कोई ऐसा प्रॉफिट मोटिव नहीं होता। कोई दो एग्जाम्पल लिखना आप लिख सकते हो, डिफेंस, ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं स्ट्रीट लाइट, ठीक है, पब्लिक पार्क्स हो गए। तो ये सब किस में आएंगे, पब्लिक गुड्स में आएंगे, ठीक है। फिर लिखना है डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शन, ठीक है, पब्लिक प्रोविजन एंड पब्लिक प्रोडक्शन। प्रोविजन जो वर्ड है ये किससे रिलेटेड होता है, प्रोवाइड से, ठीक है, प्रोवाइड से। सो पब्लिक प्रोविजन में लिखा है it refers to the supply of goods and services by the government funded through taxes and other sources। मतलब गवर्नमेंट वो गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है पब्लिक को, जो कि गवर्नमेंट ने अपने खर्चे से ही वो प्रोवाइड कर रहे हैं। बेसिकली जो टैक्सेस हैं, जो इनकम है गवर्नमेंट की अपनी, उसी में से वो गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं टू द पब्लिक, दैट इज पब्लिक प्रोविजन। और पब्लिक प्रोडक्शन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय गवर्नमेंट ओन एंटिटीज। तो गवर्नमेंट खुद से ही कुछ प्रोड्यूस कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज पब्लिक के लिए, जिसे हम बोलते हैं पब्लिक प्रोडक्शन, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल लिखा है पब्लिक प्रोविजन में, फ्री एजुकेशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स, ठीक है। और पब्लिक प्रोडक्शन में लिखा है प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय स्टेट ओन्ड कंपनीज, ओके। एक पॉइंट यहाँ पे लिखा है मे पब्लिक प्रोविजन में इन्वॉल्व प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन फॉर डिलीवरी। तो ऐसा हो सकता है कि जो गुड्स पब्लिक के लिए बने हैं, जो गवर्नमेंट बना रहा है अपने टैक्सेस के थ्रू, फंड कर रहा है टैक्सेस के थ्रू, तो उसमें क्या है, हो सकता है कि उन गुड्स को कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए, पब्लिक तक पहुंचाने के लिए प्राइवेट सेक्टर अपना रोल प्ले करे, ठीक है। और पब्लिक प्रोडक्शन में लिखा है जो इंटायरली मैनेज किए जाते हैं, कंट्रोल किए जाते हैं बाय द पब्लिक सेक्टर, यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस, तो ओके। देन इसके बाद हमें बताना है इसमें आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स। तो अगेन रीजन के साथ, पहला है डिविडेंड रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम अ महारत्न कंपनी। तो गवर्नमेंट अगर डिविडेंड रिसीव कर रही है तो ये एक नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। रीजन आएगा, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना एसेट कम हो रहा है, ठीक। इसके बाद रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स ऑफ अ पीएसयू इन ओपन मार्केट। तो गवर्नमेंट ने पीएसयू का कुछ पार्ट सेल कर दिया ओपन मार्केट में, तो ये किसका पार्ट है, कैपिटल रिसीट का पार्ट है, ठीक है। एसेट कम हो रहा है, एक तरह से डिसइन्वेस्टमेंट है, ठीक। देन डेट क्लियर्ड बाय श्रीलंका गवर्नमेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट, डेट क्लियर्ड बाय श्रीलंका गवर्नमेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट, मतलब इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने श्रीलंका को लोन दिया होगा, ठीक है। अब वो लोन दिया होगा तो हमारे लिए एसेट होगा, एसेट होगा। वो डेट क्लियर कर दिया श्रीलंका की गवर्नमेंट ने, मतलब वो डेट वापस दे दिया हमें, तो वो क्या है, रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन। और रिकवरी ऑफ लोन हमारा कैपिटल रिसीट होता है, कैपिटल रिसीट होता है क्यों, क्योंकि हमारा एसेट कम हो रहा होता है, ठीक है। तो 6 नंबर का है, आपको सिंपल आइडेंटिफाई करना है और जो डेफिनेशन है वो लिख देनी है, ठीक है। देन इसके बाद स्टेट द मीनिंग एंड फॉर्मूला फॉर फिजिकल डेफिसिट, ऑलरेडी हमने कर लिया है, ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, लिख देते हैं एक और बारी फिर से। फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, ओके। देन रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट्स में डिफरेंस लिखना है, तो ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है ऑलरेडी। तो इसमें बोला क्या है, देखो एक पॉइंट है इसमें, पहले तो डेफिनेशन है, दूसरा नेचर है, रेवेन्यू रिसीट रेगुलर होती है, रेकरिंग होती है, कैपिटल रिसीट्स इरेगुलर और नॉन रेकरिंग होती है, ठीक है। रेवेन्यू रिसीट्स में कोई भी फ्यूचर ऑब्लिगेशन नहीं होती है अमाउंट को रिटर्न करने की, मतलब अगर गवर्नमेंट टैक्स ले रहा है तो वो गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट है, टैक्स रेवेन्यू। अब वो कंपलसरी थोड़ी ना है कि आप रीपे थोड़ी ना करोगे, है ना, मिल गया तो मिल गया, बस खत्म बात। बट कैपिटल रिसीट्स में एक लाइबिलिटी होती है टू रीपे, जैसे बोरोइंग्स, वो कैपिटल रिसीट का पार्ट होता है, ठीक है। दूसरा आप में इसमें एग्जांपल्स लिख सकते हो, जैसे कि इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, और कैपिटल रिसीट्स में बोरोइंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स, ये सब, ठीक है। तो ये भी डन। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अंडर द प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑफर्स वेरियस बेनिफिट्स, जैसे कि रिड्यूस इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज, इंसेंटिव्स टू इन्वेस्टर्स, टैक्स रिबेट्स एक्सेट्रा। तो प्रोडक्शन कितनी करोगे उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिलेगा, इंसेंटिव मिलेगा। तो इस स्कीम के अंडर गवर्नमेंट क्या कर रही है, बहुत सारे बेनिफिट्स दे रही है, जैसे कि
इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी कम कर दी। ठीक है, इन्वेस्टर्स को हम बेनिफिट्स दे रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, टैक्स में छूट मिल रही है। हमें बताना है गवर्नमेंट का कौन सा बजट यहाँ पे पूरा हो रहा है। तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा आंसर बनेगा, बजट ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इज टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बाय एनहेंसिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ यहाँ पे ऑब्जेक्टिव बनेगा। ओके, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, रिबेट्स मिल रहे हैं टैक्स पे, वो सब। इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा कि प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जॉब क्रिएशन देखने के लिए मिलेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स होंगे। ठीक है, इंपोर्ट पे हम डिपेंड कम होंगे क्योंकि हमारे देश की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, और हम सेल्फ रिलायंट बनते जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे सिंपल एक्सप्लेन कर देना है। देन इसके बाद नेक्स्ट है, टैक्सेशन इज एन इफेक्टिव टूल टू रिड्यूस द इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। ऑलरेडी हमने कवर किया कि टैक्सेशन एक अच्छा टूल हो सकता है इनइक्वालिटीज को कम करने के लिए। तो वही लिखा है कि बाय इम्पोजिंग डायरेक्ट टैक्स विच आर प्रोग्रेसिव इन नेचर, रिच पीपल आर सब्जेक्टेड टू अ हायर रेट ऑफ टैक्सेशन एज कंपेयर टू पुअर पीपल। हायर इनकम ग्रुप को ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। हायर टैक्स ऑन लग्जरीज एंड लो टैक्स ऑन असेंशियल कमोडिटीज आपको हेल्प करती है इनइक्वालिटीज को कम करने में। ठीक है, और इनइक्वालिटी को आप और कम कैसे कर सकते हो कि हम पुअर पीपल को बेनिफिट दें, उन्हें सब्सिडीज दें। तो आपको सिंपल यहाँ पे वही चीजें एक्सप्लेन कर देनी है। ठीक, ये डन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एज पर दी एज पर दी इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2022-23, ड्यू टू द आउटब्रेक ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, द रिजल्ट वाज हायर इंटरनेशनल प्राइजेस फॉर फर्टिलाइजर एंड फ्यूल। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हुई, ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, फर्टिलाइजर और फ्यूल का प्राइस बढ़ गया। Thus, there was a higher fuel and fertilizer subsidy requirement for supporting the people. हमें बताना है कि गवर्नमेंट का कौन सा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे लगेगा। तो देखो, प्राइसेस की बात हो रही है, प्राइस बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव आएगा वो आएगा हमारा स्टेबलाइजेशन फंक्शन या फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक ही बात है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, सो स्टेबलाइजेशन फंक्शन एम्स एट कंट्रोलिंग लार्ज स्केल फ्लक्चुएशंस इन प्राइसेस थ्रू द गवर्नमेंट्स टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी। ठीक है, सो गवर्नमेंट में इनकर एक्सपेंडिचर ऑन प्रोवाइडिंग फ्यूल एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी इन ऑर्डर टू इंश्योर प्राइस स्टेबिलिटी। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपना खर्चा बढ़ाएगी जिससे प्राइस थोड़े से स्टेबल हो पाए। ठीक है, ओके, डन। देन नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन है, हमें केस स्टडी गिवन है और दो क्वेश्चन के आपको यहाँ पे आंसर करने हैं। क्वेश्चन में बोला है डिस्क्राइब हाउ द गवर्नमेंट्स रोल इन प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स इम्पैक्ट कम्युनिटी वेलफेयर। गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करता है तो उससे वेलफेयर कैसे होता है। तो आप ये जनरल अपने दिमाग से भी लिख सकते हो जो हमने पढ़ा है, अदरवाइज आपको पैसेज में तो आंसर मिल ही जाएगा। तो पैसेज में अगर आप लोग चेक करो, सो इसमें लिखा हुआ है जैसे कि पब्लिक गुड्स के जो बेनिफिट्स हैं, द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स, दूसरे पेन से लिखते हैं इसे, वो लिखा है इसमें, द बेनिफिट्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर अवेलेबल टू ऑल एंड आर नॉट ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू वन पर्टिकुलर कंज्यूमर। ठीक है, सबको बेनिफिट मिलता है, एक पर्टिकुलर पर्सन से ये नहीं होता रिलेटेड। ठीक है, तो बेनिफिट्स जो है पब्लिक गुड्स के वो सबको मिलते हैं। ठीक है, तो अगर एक पर्सन कंज्यूम कर रहा है, वन पर्सन कंजम्पशन ऑफ अ गुड डज नॉट रिड्यूस द अमाउंट अवेलेबल फॉर कंजम्पशन फॉर अदर्स। ठीक है, तो सब लोग इसके बेनिफिट्स एंजॉय कर सकते हैं और ये नॉन राइवलरस होते हैं। तो आप इतनी चीजें इसमें लिख सकते हो आंसर में। ठीक है, दूसरा है डिफाइन फ्री राइडर्स। तो फ्री राइडर्स क्या होता है कि जो पब्लिक गुड्स हैं उनके लिए आपको पे नहीं करना पड़ता। तो फ्री राइडर्स में लिखा है, देखो यहाँ लिखा, इसमें लिखा है सम यूजर्स हु डू नॉट पे। ठीक है, तो जो ये नॉन पेइंग यूजर्स हैं इन्हें हम बोलते हैं फ्री राइडर्स। विदाउट पेमेंट आप गुड्स को एंजॉय कर सकते हो, दैट इज, तो उन लोगों को हम बोलते हैं फ्री राइडर्स। ठीक है, एक्सप्लेन दी चैलेंजेस पोस्ड बाय फ्री राइडर्स इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स। तो अगर गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स दे रही है तो उस केस में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सिंपल चीज़ है कि गवर्नमेंट चार्ज तो कर नहीं रही इन पब्लिक गुड्स के लिए, अगर आप पे करना चाहो तो कर सकते हो। कंज्यूमर्स विल नॉट वॉलेंटरीली पे वॉट दे कैन गेट फॉर फ्री, ऑफ कोर्स लोग पे तो करेंगे नहीं, तो फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिक को प्रोवाइड किए जा रहे हैं गुड्स बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का अपना खर्चा बढ़ रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन क्रिएट हो रहा है क्योंकि गवर्नमेंट अपनी इनकम के बेसिस पे, अपने खर्चे के दम पे ये गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का खर्चा इंक्रीज हो रहा है, वो एक चैलेंज इसमें आता है क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो दे नहीं सकता। ठीक है, तो गवर्नमेंट ही करती है।
ओके, ठीक। देन इसके बाद नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन आता है, द गवर्नमेंट जनरली लेवीज हायर जीएसटी ऑन सोशली अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स जैसे कि सिगरेट्स, टबैको, लिकर एटसेट्रा। तो गवर्नमेंट हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगा रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे जीएसटी लगा रही है। हमें बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द इंडिकेटेड गवर्नमेंट बजट ऑब्जेक्टिव। हमें ऑब्जेक्टिव बताना है, तो देखो हार्मफुल प्रोडक्ट्स पे अगर टैक्स लगाते हैं तो ये होता है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। और उस टैक्स रिवेन्यू को गवर्नमेंट यूज करती है अच्छे प्रोडक्ट्स को सब्सिडीज देने में। ठीक है, सो रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हमें एक्सप्लेन करना है। मैंने आपको ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन दिखा दिया था, उसी तरह से इसको लिख देना। ठीक है, चलो इसके बाद और मैं पूछा है, टू फ्रेंड्स रमेश अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंड पीहू अ बेकरी ओनर आर डिस्कसिंग देयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू द नेशंस इनकम economy through tax payments. So Ramesh earns 8 lakh per year, which makes him liable to pay income tax. So रमेश जो है वो 8 लाख कमा रहा है, अर्न कर रहा है, जिसके लिए उसे इनकम टैक्स पे करना होता है। और पीहू पे करती है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ऑन द सेल ऑफ केक्स एंड पेस्ट्रीज। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्स्ट आइडेंटिफाई वेदर रमेश इज पेइंग अ डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। सो रमेश इनकम टैक्स पे कर रहा है, इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, पहले पॉइंट का आंसर तो ये हो गया। दूसरा आपको बोला है एक्सप्लेन वैलिड डिफरेंस बिटवीन टू टाइप ऑफ टैक्सेस। तो आपको इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में डिफरेंस लिखना है, ये भी हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, तो आप सिंपल लिख सकते हो। ठीक है, चलो इसके बाद क्वेश्चन है, A significant proportion of subsidies on fertilizer was a key component of the fiscal statement of the central government for year 23-24। So, fertilizers पे हमें अच्छा अमाउंट ऑफ सब्सिडीज प्रोवाइड करना है, वो गवर्नमेंट का एक मेन पॉइंट था। हमें नेचर बताना है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का और ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही है फर्टिलाइजर्स पे, तो ये गवर्नमेंट का एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के डे टू डे खर्चों को चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए जो खर्चा करते हैं वो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो ये है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, या फिर हम बोल सकते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सो देखो लिखा है, द गवर्नमेंट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इंक्रीजिंग पीपल्स वेलफेयर थ्रू इट्स बजट बाय रीएलोकेटिंग रिसोर्सेज टू बैलेंस प्रॉफिट मोटिव एंड सोशल वेलफेयर। ठीक है, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा कैसे, रिसोर्स रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, थ्रू टैक्स कंसेशन, सब्सिडीज, इम्पोजिंग टैक्स ऑन हार्मफुल गुड्स एंड बेनिफिशियल वंस को हम प्रमोट करते हैं। ठीक है, सो गवर्नमेंट डायरेक्टली प्रोवाइड्स असेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज जैसे कि वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, जो कि प्राइवेट सेक्टर नहीं ले सकता अपने हाथ में। तो ऑफ कोर्स अगर गवर्नमेंट फर्टिलाइजर पे सब्सिडी दे रही है तो वो हमारा रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में आएगा। ठीक है जी, ओके, डन। देन इसके बाद in the recent budget, the government allocated funds for construction of new metro lines in smart cities to improve public transportation and reduce pollution. So गवर्नमेंट ने अपने बजट में क्या किया है, फंड एलोकेट किया है मेट्रो लाइंस कंस्ट्रक्ट कराने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए। हमें अगेन एक्सपेंडिचर और ऑब्जेक्टिव बताना है। तो अगर खर्चा किया जा रहा है मेट्रो लाइंस पे, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों, क्योंकि एसेट क्रिएट होता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कौन सा है, ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स इज प्राइमरली द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। गवर्नमेंट मेट्रो लाइंस कंस्ट्रक्ट कर रही है अगर, तो ये इसमें क्या लिखा है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स इज प्राइमरली द रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि जो भी एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो नॉन एक्सक्लूडेबल माने जाए और नॉन राइवलरस माने जाए। ठीक है, सिंस प्राइवेट मार्केट्स कैनॉट इफिशिएंटली प्रोवाइड सच गुड्स, तो गवर्नमेंट को अपनी रिसोर्सेज को रीएलोकेट करना है इन गुड्स को प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, ओके। देन इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया, फिजिकल डेफिसिट इज नेसेसरीली इन्फ्लेशनरी इन नेचर। क्या फिजिकल डेफिसिट हमेशा इन्फ्लेशन क्रिएट करता है, डू यू अग्री, नो। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जो बोरोइंग्स हम कर रहे हैं, ठीक है, इसमें लिखा है सच बोरोइंग्स आर जनरली फाइनेंस्ड बाय इशूइंग न्यू करेंसी विच मे लीड टू इन्फ्लेशन। सो बेसिकली फिजिकल डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए या तो आप बोरो कर सकते हो, या फिर हम डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं, जिसका मतलब है नए नोट्स को प्रिंट करना। तो अगर नए नए नोट प्रिंट हो रहे हैं, आप बोरो कर रहे हो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, तो उस केस में इन्फ्लेशन नहीं होता। ठीक है,
तो इफ बोरोइंग्स आर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट दिस में लीड टू कैपेसिटी बिल्डिंग एंड नॉट बी इन्फ्लेशनरी इन नेचर। ठीक है, ओके, डन। ठीक, तो ये सारे हम लोगों ने गवर्नमेंट बजट के सारे PYQs करे। तो क्वेश्चन मेनली कहाँ से आया है, एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव में से, और ऑब्जेक्टिव में भी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और रीएलोकेशन ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और दूसरा हमारा क्या है, टैक्सेस में डिफरेंस क्या है, डायरेक्ट टैक्स और नॉन इनडायरेक्ट टैक्स में, वो बड़ा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सो यही चैप्टर है, 6 नंबर आपके यहीं से कवर होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, हम लोगों का ये वीडियो कंप्लीट है। नेक्स्ट में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, और बस थैंक यू सो मच।